नमस्कार डियर फ्रेंड्स। देखिए यूपीएससी में ना हमारे जो प्रीलिम्स और मेंस है उसमें मेंस में तो बेसिकली हमें पॉलिटी दिखती है जीएस के पेपर 2 में, जिसे हम जनरल स्टडीज़ का पेपर 2 कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में भी जो पॉलिटी की जो गाड़ी है वो कम नहीं है। आप ये इमेज देख सकते हो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप पिछले सालों में पिछले 10 सालों में जो भी पॉलिटी का बजट रहा है ना प्रीलिम्स में, वो दिख रहा है। मेंस का भी अलग है, ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना होता है कि प्रीलिम्स में हमें समझना पड़ता है पॉलिटी के लिए जो बेसिक टर्म्स होती हैं। इन बेसिक टर्म्स के बिना क्वेश्चन करना कठिन होता है। और आप नोटिस करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए केवल बेसिक टर्म्स नहीं लेकर आ रहा हूँ। इस बेसिक टर्म्स में जो है 6 से 12 तक की एनसीईआरटी का भी निचोड़ लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि देखिए ये 9th की एनसीईआरटी में दिया गया है, अभी 11th में भी क्या दिया गया है वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। और मैं साथ ही बता दूं कि यूपीएससी ने पिछले सालों में इन पर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं क्या। तो जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो आपको मेहनत कुछ नहीं करनी है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है। देखिए अब बात करें क्वेश्चन की, तो मैं हर एक टॉपिक पर जो बेसिक टर्म्स में होगा, देखिए बेसिक टर्म्स मेंस में और प्रीलिम्स में तो काम आएगी, लेकिन क्या इनसे डायरेक्ट कभी क्वेश्चन पूछा है क्या। तो देखिए 2021 में पूछा था, 2020 में पूछा था, 2014 में, 3 साल जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट टर्म से। तो मैं जो भी टॉपिक कवर करूंगा उसके आपको पीवाईक्यूज दूंगा जो पूछे गए हैं। इन आप बेसिकली कुछ ऐसी बुक्स आती हैं जिनसे आगे उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो देख सकते हो। देखिए अब पॉलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर को समझना होगा कि घर में किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती है। हमारे घर में सबसे ऊपर रहते हैं हमारे, देखिए अगर आप संयुक्त फैमिली से हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, हमारे दादा एंड दादी, फिर हमारे पापा मम्मी, फिर हम, हमारे भाई बहन, छोटे बड़े भाई, ये सारे रहते हैं। तो बेसिकली पॉलिटी में भी उसी प्रकार से है। देखिए आप समझिए राज व्यवस्था क्या है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में स्थापित मूलभूत सिद्धांत और व्यवस्था, यानी कि हमारे जो दादा और दादी हैं उनके जो सिद्धांत हैं उनके संदर्भ में वही है। अब बेसिकली बात आ जाएगी, इसको आप संविधान से जोड़ेंगे तो वो सिद्धांत लिखे किस में गए, तो संविधान में। तो देश का प्राथमिक कानून क्या हो जाता है, संविधान हो जाता है। लेकिन फिलहाल हम इन तीनों शब्दों पर जोड़ देंगे, फिर संविधान पर आएंगे। देखिए तो आप राज्य व्यवस्था समझ गए होंगे। व्यवस्था बनाने के लिए, राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए जो संस्थाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनका काम क्या है, तो इनका काम है शासन व्यवस्था बनाए रखना। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो क्रियान्वित रूप होता है ना वो होता है शासन व्यवस्था। जैसे कि विधायिका का काम है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका का काम है उस विधि का क्रियान्वयन करना, और न्यायपालिका का काम है कि ये देखना कि वो विधि तार्किक है, यानी कि वो विधि भेदभावपूर्ण नहीं है। या जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो जीवन का अधिकार है, आप जानते होंगे जीवन के अधिकार को किसी भी व्यक्ति से नहीं छीना जा सकता बिना विधि की स्थापित प्रक्रिया के। लेकिन वो विधि तार्किक है या नहीं है, यानी कि वो विधि उस व्यक्ति के साथ भेदभावपूर्ण तो नहीं है ना, तो ये चेक करना न्यायपालिका का काम है। तो हमने राज्य व्यवस्था देख ली, शासन व्यवस्था देख ली, अब हम आते हैं राजनीति। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हम जो ये वीडियोस रखेंगे ना, हम कभी भी लंबा वीडियो नहीं रखेंगे 1 से 1.5 घंटे का, बल्कि हम 5 से 10 मिनट का रखेंगे। ताकि क्या होगा, जब भी आप जैसे कि खाना खाने बैठते हो या फिर कुछ और काम करने बैठते बैठते हो तो आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए और ये वीडियो देख लीजिए। बाकी अगर लंबी की कहेंगे तो मैं लंबी एक ही वीडियो बना दूंगा। देखिए राजनीति क्या है, जो ये शासन व्यवस्था है ना इसका क्रियान्वित रूप, हम इसे ऐसे कह सकते हैं। बेसिकली ये है नहीं लेकिन कह सकते हैं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आर्ट एट डूइंग, देखिए इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा। जैसे कि हम लोकतंत्र की परिभाषा को कैसे इंग्लिश में याद रखते हैं, उसी प्रकार से आपको इसको इंग्लिश में याद रखना है, आसानी से होगा, रटना नहीं पड़ेगा। देखिए आर्ट एट डूइंग राइट थिंग एट राइट टाइम इन राइट प्लेस। अब इसको हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे कि हमारी जो वर्तमान सरकार है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वर्तमान जो सरकार है हमारी, उन सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया था। आपको पता होगा नोटबंदी की थी नवंबर 2016 में। क्यों की थी, कुछ कारण तो होगा ना। क्योंकि जब वो सरकार सत्ता में आना चाहती थी तब उन्होंने कुछ जनता से वादे किए थे। कौन से वादे, अब देखिए वो आप समझने की कोशिश कर सकते हो कि वादे पूरे हुए या नहीं हुए, लेकिन मैं आपको राजनीति समझा रहा हूँ।
देखिए, राजनीति का मतलब केवल ये नहीं होता कि राजनीति वैसी है जैसे हमारे आज के समाज में आम लोगों के बीच में जो राजनीति की बहस होती है वो नहीं है। हमें यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से राजनीति को देखना होगा। तो जो डिमोनेटाइजेशन किया गया वो क्यों किया गया? ताकि जो वादे किए गए थे, कौन से वादे, जैसे कि घूसखोरी, जो ब्लैक मनी है उसको व्हाइट मनी में बदलना, उन सारों को बाहर निकालना। इसीलिए तो ये क्या थी? एक राजनीति थी, राज की नीति थी। बेसिकली दो शब्दों से बनता है ये, राज और नीति। ठीक है ना? तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं इसको परिभाषा के रूप में भी आपको दिखाता हूं कि परिभाषा के रूप में अगर यूपीएससी में पूछा जाता है तो क्या होगा। देखिए, जनता के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा करने के लिए राजनीति, और दूसरे शब्दों में कहें तो किसी नियम के द्वारा विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना ही राजनीति है। ये तीन शब्द थे। बेसिकली देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि आप पॉलिटी को अपने घर से समझ सकते हो, पॉलिटी को अपने घर से कनेक्ट कीजिए। जैसे कि कैसे? देखिए, आपके दादा दादी ने आपके मम्मी को कुछ काम दिया था। उस काम को करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक नीति बनाई थी। यानी कि आपके मम्मी और पापा ने जैसे कि वादा किया था कि वो क्या करेंगे कि उनको अगले साल 10,000 रुपये देंगे कैसे भी कमा के। फिर उन्होंने क्या किया? अपनी एक राजनीति बनाई, क्या कि उन्हें कैसे कैसे पैसे कमाने हैं, जैसे कि कहाँ कितना काम करना है, कहाँ कितना टाइम देना है, और इस नीति के जो तहत जो पैसे कमाए वो उन्हें सौंप दिए। तो इसी प्रकार से अब हम बेसिकली देखते हैं संविधान क्या होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही कनेक्ट कर दिया था इन सबके लिखे गए कानून। तो देश का प्राथमिक कानून क्या है? संविधान है। शासन व्यवस्था की नियमावली, अब आपको पता होगा शासन व्यवस्था यानी कि इनका क्रियान्वयन रूप। अब इनका क्रियान्वयन, अगर इनके कुछ नियम नहीं होंगे, नियम कानून नहीं होंगे इनके, तो ये इस रूप से क्रियान्वित करेंगे कि जो हमारी जनता है, जो हमारे नागरिक हैं, वो उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन संविधान ऐसा नहीं कहता है। संविधान कहता है आपको नियमों में बनकर ही काम करना होगा। फिर सरकार, देखिए सरकार की शक्ति सीमाओं का निर्धारक, हमारी सरकार की शक्ति और सीमाओं का निर्धारक कौन होता है? तो वो संविधान होता है। और जो देश का भावी निर्माण है उसके जो कानून योजनाएं हैं वो भी हमारे संविधान में है कि देश का भावी निर्माण कैसे होगा, भविष्य कैसे होगा वो। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जब आप 9th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, क्लास 9th की, तो संविधान की आपको परिभाषा मिलेगी। ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थी। ठीक है, देखिए, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप में मानते हो। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच के आपसी संबंध भी तय होते हो। समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने यही आपको क्लियर कर दिया था। लेकिन ये मेंस के पर्सपेक्टिव से है। अगर मेंस में कभी प्रीलिम्स में जो है मेंस में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो आपकी ये हेल्पफुल होगा। अब जो 4 विशेषताएं बता रहा हूँ, सॉरी 3, वो आपको बेसिकली याद रखनी है, क्लास 9 की एनसीईआरटी में दी गई है। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख है। कौन से प्रमुख है भाई, समझ लेते हैं। देखिए, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी सहयोग विकसित करता है। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, समझिए। देखिए, आज आप कोई ऐसा कंट्री बता सकते हो जहां पर एक ही जाति के लोग या फिर एक ही संस्कृति के लोग रहते हैं? पॉसिबल नहीं है। देखिए, पाकिस्तान किस लिए बना था? ताकि वो मुस्लिमों के लिए अलग कंट्री बन सके, लेकिन वहां पर हिंदू तो है ना, और भारत में भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए, इनके बीच में आपस में सहयोग हो, इनका विकास हो, इनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए, तो वो किसमें है? संविधान में है। फिर दूसरा पॉइंट, सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा, ये तो बेसिक बात है, आप समझते होंगे इतना तो। फिर ये अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आवश्यकताओं को व्यक्त करता है। लोगों की क्या आवश्यकताएं, जैसे कि आप हमारे डीपीएसपी को देखिए, हमारे जो है मौलिक अधिकारों को देखिए, इनमें जो हमारी बातें कही गई हैं वो। फिर एक क्वेश्चन आता है, जब आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो 11th की एनसीईआरटी में एक लास्ट चैप्टर आता है, भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ऐसा क्यों? माय डियर फ्रेंड्स, मैंने उस चैप्टर को आपके 2 पॉइंटों में विभक्त करने का जो है पूरी कोशिश की है। देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन यानी कि बदलाव की परिस्थिति व्यवस्था की गई है। माय डियर फ्रेंड्स, कैसे? आप समझिए कि एक हमारे यहाँ पर होती है जीवंत भाषा और एक होती है डेड लैंग्वेज। आपने सुना होगा कभी डेड लैंग्वेज, गूगल कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। उस डेड लैंग्वेज का क्या मतलब है कि उस भाषा में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन जो जीवंत लैंग्वेज होती है, उनमें क्या होता है, हर दिन नए नए शब्द जुड़ते हैं, नई नई व्याकरण के शब्दावलियां जुड़ती रहती हैं, उनमें नए वाक्यांश जुड़ते रहते हैं, इस प्रकार से। तो हमारे संविधान में भी देखिए कैसे
ताकि परिस्थिति बदलने और अपेक्षाओं के अनुरूप संविधान में बदलाव किए जा सकें। जैसे कि आपको पता होगा, समय समय पर हमारे यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन हुए, जैसे कि पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार पर हुआ था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न आप जब संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। और फिर देखिए संविधानवाद आता है, जो बेसिकली हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और फिर ऐसे बहुत सारे हैं, और इनमें मैंने एनसीईआरटी से भी ऐड कर रखा है। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।